नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट C-295 एयरक्राफ्ट को लेके। पिछले हफ्ते मैंने आप सभी को बताया था कि भारत अभी लगभग 56 के आसपास C-295 एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला है और इसको इंडियन एयरफोर्स अभी एवरो एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। और मजे की बात तो ये कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसको ऑपरेट करने वाला भारत दुनिया भर में 31st कंट्री होने वाला है, यानी कि अभी भारत से पहले 30 ऐसे देश मौजूद है जो कि इसको अभी ऑपरेट कर रहे हैं। इसे भारत में टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस के बीच के गए जॉइंट वेंचर के द्वारा बनाया जाएगा और एक तरीके से टाटा एडवांस सिस्टम के पास C-295 एयरक्राफ्ट को बनाने का लाइसेंस मौजूद रहेगा। अभी हालांकि भारत इसकी बस 56 यूनिट को ही खरीद रही है, लेकिन C-295 एयरक्राफ्ट एक मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट है और इस कैटेगरी के अंदर भारत को आगे चल के और भी कई एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने वाली है। अभी हालांकि भारत सिर्फ अपनी एवरो फ्लीट को ही रिप्लेस करने वाली है और इसी वजह से इनको खरीद रही है, लेकिन आगे चल के भारत अपनी AN-32 एयरक्राफ्ट की फ्लीट को भी रिप्लेस करने वाला है, जिसके लिए C-295 एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा भी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भी ऐसे 6 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया है और नेवी की तरफ से भी इसको अभी अपने मैरिटाइम एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। और DRDO अभी जो मल्टी मिशन मैरिटाइम एयरक्राफ्ट को बनाने का प्लान कर रही है, उसमें बेस एयरक्राफ्ट के तौर पर C-295 को इस्तेमाल करने का विचार किया जा सकता है। अभी जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम के पास C-295 एयरक्राफ्ट की एक MRO फैसिलिटी को आगे चल के ऑपरेशन रखने का हक होने वाला है, तो आगे चल के सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबली और स्पेशली अफ्रीकन रीजन या साउथ एशियन रीजन में जो भी C-295 एयरक्राफ्ट के ऑपरेटर रहेंगे, उनको टाटा एडवांस सिस्टम मेंटेनेंस या ओवरऑल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा टाटा की तरफ से भी जर्मन ओरिजिन G180 स्पेन एयरक्राफ्ट की भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हासिल किया जा चुका है। तो अगर C-295 एयरक्राफ्ट को असेंबल करने के बाद इससे लिए गए अनुभव का वो अभी आगे चल के नए एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो टाटा एडवांस सिस्टम आगे चल के हमारा एक दूसरा एरोस्पेस कंपनी बन सकता है जो कि मिलिट्री ग्रेड की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बना सकता है, या फिर हमारे सिविलियन एविएशन मार्केट में भी हम एक कदम आगे रख सकते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास HAL इकलौता ऐसा एरोस्पेस कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर सकता है। हालांकि HAL अभी तक मिलिट्री ग्रेड की कोई भी मीडियम ट्रांसपोर्ट साइज के एयरक्राफ्ट को डेवलप नहीं कर पाया, लेकिन हो सकता है आगे चल के C-295 एयरक्राफ्ट को बनाने के बाद भारत को अपना पहला प्राइवेट सेक्टर एरोस्पेस कंपनी भी मिलने वाला है। अगला अपडेट चाइना की एंटी स्टेल्थ रडार को लेके। सबसे पहले 2018 में यह अपडेट सामने आया था कि चाइना की तरफ से अभी एक एंटी स्टेल्थ रडार को डेवलप किया जा रहा है जो कि यूनाइटेड स्टेट की F-35 को या F-22 जैसे फाइटर जेट को डिटेक्ट कर सकता है। अभी कुछ रिपोर्ट सामने आए थे जिसमें बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से अभी दरअसल इन एंटी स्टेल्थ रडार को डिप्लॉय किया जा चुका है और इसे अभी चाइना की तरफ से साउथ चाइना सी रीजन में डिप्लॉय किया गया है, जो कि यूएस की किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किए जाने वाले फाइटर को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है और मेनली F-35 को डिटेक्ट कर सकता है। अब यूनाइटेड स्टेट की पैसिफिक फ्लीट की एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS कार्ल विंसन की तरफ से साउथ चाइना सी में एंटर किया गया है और इसमें मेनली F-35 एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया है, साथ ही इसमें F-18 भी मौजूद है। इनको काउंटर करने के लिए अभी चाइना की तरफ से अपने SLC-7 L-band 3D सर्वेलेंस रडार के साथ साथ अपनी YLC-80 UHF बैंड की 3D सर्वेलेंस रडार को डिप्लॉय किया गया, जिससे इसी साल अप्रैल में चाइना में हुई वर्ल्ड रडार एक्सपो में डिस्प्ले किया गया था। चाइना के मुताबिक उनकी SLC-7 रडार स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है, साथ ही उनको ट्रैक भी कर सकता है और इसमें ये स्मॉल साइज की स्टेल्थ ड्रोन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और चाइना के मुताबिक एक लॉन्ग रेंज की रडार है, लेकिन इसकी एक्चुअल रेंज कितनी होने वाली है इसको चाइना की तरफ से स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है। अगला अपडेट INS विक्रांत को लेकर। आप सबको पता होगा कि INS विक्रांत भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि पहली फेज की सी ट्रायल को कंप्लीट कर चुकी है और अभी इसमें एविएशन इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि आगे चल के इसकी फ्लाइट ट्रायल को कंप्लीट किया जा सके। इसी बीच पिछले महीने 24 अगस्त को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को किसी अननोन ईमेल आईडी से एक मेल आया था जिसमें कोचिन शिपयार्ड में ब्लास्ट करने की धमकी दी गई थी। अब इसके बाद कोचिन शिपयार्ड की तरफ से इसको लेकर FIR को दर्ज किया गया था, लेकिन तब ये इतना सीरियस मैटर नहीं था क्योंकि
कोई इतनी आसानी से कोचिन शिपयार्ड के अंदर जाके ब्लास्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अभी बार बार कोचिन शिपयार्ड को सेम तरीके की ईमेल आना शुरू हो चुका है और अभी तो एक और थ्रेड मेल आने की खबर कोचिन शिपयार्ड की तरफ से दिया गया है और इसके बारे में अभी कोचिन शिपयार्ड की तरफ से CISF को खबर किया गया था, जो कि मेनली सिक्योरिटी इशू को हैंडल करते हैं। लेकिन अभी बार बार ऐसे थ्रेट मेल आने की वजह से इसमें अभी पुलिस के अलावा साइबर विंग की भी मदद लेने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि जो भी ये मेल कर रहे हैं वो खुद को इंटरनेट में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और कौन ये मेल कर रहा है अभी तक पता नहीं चल पाया। मे भी कोई मजाक कर रहा है या ऐसे ही धमकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर इसके पीछे कोई सुअर का हाथ होगा तो मे भी वो किसी भी तरीके से यहाँ पे ब्लास्ट करने की साजिश कर सकते हैं और मेनली INS विक्रांत को टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं, जिस वजह से अभी पूरी सावधानी बरतने की कोशिश किया जा रहा है। और अभी जब से ड्रोन से हमला करना शुरू किया जा रहा है तो कहीं पर भी ब्लास्ट करना काफी आसान हो गया है, जिस वजह से अभी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में भी एंटी ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय करने की काफी जरूरत महसूस हो रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। आप सबको पता होगा कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी रशिया में होने वाली जनपद 21 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जा रहा है, जिसमें वेरियस टाइप की मिलिट्री एक्सरसाइज को किया जा रहा है। ये एक्सरसाइज लगभग 13 दिनों तक चलने वाली है और इसे 3 सितंबर को शुरू किया गया था और अभी 16 सितंबर तक कंडक्ट किया जाएगा। इसमें 12 से ज्यादा देश अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी इसे रशिया की मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड में कंडक्ट किया जा रहा है। इंडियन आर्मी की तरफ से इसके बारे में ट्वीट करके बताया गया था कि इस एक्सरसाइज के दौरान इंडियन आर्मी की टीम की तरफ से कॉम्बैट फ्री फॉल, हेलीवॉन ऑपरेशन और मैकेनाइज्ड ड्रिल को कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा अभी इंडियन आर्मी की तरफ से अपने ऑफिशियल ट्विटर आईडी में ट्वीट करके बताया गया कि अभी इंडियन आर्मी की एक और टीम रशिया में होने वाली पीस मिशन 2021 में भी पार्टिसिपेट करने वाला है, जिसमें भारत की तरफ से लगभग 200 जवान पार्टिसिपेट करने वाले और इसमें 38 जो है वो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल होने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को 13 सितंबर से शुरू किया गया और इसको 25 सितंबर तक कंडक्ट किया जाएगा और इसको इस बार रशिया की ओरेनबर्ग रीजन में कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें चाइना और पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं और पहले ऐसा लग रहा था कि चाइना और पाकिस्तान की पार्टिसिपेट करने की वजह से भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन अभी ये बात कंफर्म हो चुका है कि भारत इसमें शामिल होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। जैसे कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने लोअर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेकअप करने के लिए भरपूर कोशिश किया जा रहा है और इस वजह से भारत अपने इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ एडिशनल फॉरेन मेड फाइटर जेट को भी MMRC टेंडर के अंदर शामिल करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच पिछले कई दिनों से एक डिबेट चलता आ रहा है कि भारत को अभी कम से कम 2 और स्क्वाड्रन में राफेल को खरीद लेना चाहिए और फ्रांस की तरफ से भी भारत को फॉलो ऑन ऑर्डर के तौर पर राफेल को ऑफर किया गया है। इसके अलावा MMRC टेंडर में भी भारत को राफेल को ऑफर किया गया है। लेकिन आज मैंने एक आर्टिकल देखा था जिसमें ये बताया जा रहा है कि HAL की तरफ से अभी एडिशनल सुखोई को भी भारत को ऑफर किया जा रहा है और HAL की चेयरमैन की तरफ से अभी एडिशनल राफेल के बदले 3 एडिशनल सुखोई स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का ऑफर दिया जा रहा है। बाद में इस नए सुखोई को ब्रह्मोस को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा या फिर आगे चल के HAL इन सभी सुखोई को मॉडर्न स्टैंडर्ड में यानी कि सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में भी अपग्रेड करने का ऑफर दे रहा है, जिसमें इसके एवियोनिक्स को पूरी तरीके से मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर दिया जाएगा और इसमें नए AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, नए IRST सिस्टम और नए रडार वार्निंग रिसीवर जैसे सिस्टम को ऐड कर दिया जाएगा, जिससे ये वर्तमान की सुखोईज के मुकाबले काफी बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि वर्तमान की सुखोई की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इनकी एवियोनिक्स सिस्टम है और ये वर्तमान के स्टैंडर्ड के मुकाबले थोड़े आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन अपग्रेड करने के बाद ये काफी खतरनाक फाइटर बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि राफेल के मुकाबले सुखोई हमको काफी सस्ते पड़ने वाले, यानी कि लगभग 3 गुना के आसपास सस्ते पड़ने वाले। लेकिन दिक्कत यह कि सुखोई भले एक बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट है, लेकिन राफेल की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एवियोनिक्स या वेपन्स को ये कभी भी मैच नहीं कर सकता है। हालांकि अपग्रेड करने के बाद ये काफ़ी खतरनाक बन जाएगा, लेकिन मेटियोर मिसाइल का अल्टरनेटिव हमारे पास अभी तक मौजूद नहीं है। तो जो BVR एडवांटेजेस हमको राफेल के साथ मिलने वाला है वो कभी भी हमको सुखोई के साथ अभी नहीं मिलने वाला है। हालांकि अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 यानी कि SFDR जैसे मिसाइल के शामिल होने के बाद ये ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस को दे सकेगा, लेकिन अभी हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में सुखोई मौजूद है जिनको हम आगे चल के सेम रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात यह भी है कि राफेल का रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम है और सुखोई का रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से हम कुछ भी कर ले सुखोई की जो रडार क्रॉस सेक्शन है उसको कम नहीं कर सकते। और VVR एंगेजमेंट में हमेशा एक मेजर वीक पॉइंट होने वाला है, यानी कि जो भी दुश्मन एयरक्राफ्ट होगा वो आसानी से सुखोई को डिटेक्ट कर सकता है।
वो बात अलग है कि बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से इसको काउंटर किया जा सकता है और दुश्मन को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन जानबूझकर अभी एडिशनल सुखोई को इंडक्ट करने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमको अभी मीडियम वेट क्लास की फाइटर की जरूरत है, ना कि हैवीवेट क्लास की फाइटर की जरूरत है। मे बी HAL अभी अपनी सुखोई की प्रोडक्शन लाइन को चलाने के लिए ऑफर दे रहा है और वो अपना फायदा देख रहा है ताकि आगे चल के उसकी प्रोडक्शन लाइन बंद ना पड़ जाए, लेकिन असल में अगर इंडियन एयरफोर्स के नज़रिए से देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स को इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।